प्रणाम माय डियर स्टूडेंट। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल इनकम के ऊपर। नितिन सिंघानिया का सेकंड चैप्टर है। आप मेरे साथ एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास नितिन सिंघानिया की बुक है तो आप साथ में लेके बैठो और साथ में एक पेपर, पेन और एक हाइलाइटर लेके बैठना, ताकि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टिक करवाऊँ उसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना और साथ ही आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको भी अंडरलाइन कर लेना। और एक और चीज़, जैसे कि एक टॉपिक कंप्लीट होता है, मानो कि नेशनल इनकम का एक टॉपिक खत्म हुआ, क्योंकि इस वीडियो में 3 से 4 टॉपिक होने वाले हैं, तो एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वीडियो को पॉज करना और फिर बुक से रीडिंग करना। अगर बुक नहीं है तो जो आपके सामने जो पीपीटी दिखाई देगा उसको रीड करना और उसको नोट डाउन कर लेना, ताकि क्या होगा कि वो जो टॉपिक है वो अभी के अभी याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल इनकम, aggregate of all factor income earned by normal resident of a country in an accounting year। कहा किया गया है aggregate of all factor of income earned by normal resident of a country in an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में जो नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करते हैं फ्रॉम किससे, ऑल फैक्टर ऑफ इनकम से, उन सब का एग्रीगेट कर देता हूं तो कहलाएगा हमारा नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम को समझने से पहले इसके अंदर 3 वर्ड है उसको समझो। पहले आप, पहला लिखा है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? जैसे कि हमारा एक नॉर्मल कैलेंडर होता है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की टाइमलाइन होती है। दूसरा होता है अकाउंटिंग ईयर। हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो भी फाइनेंस का जो ईयर कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम होता है वो इंडिया के इकोनॉमी में अकाउंटिंग ईयर काउंट होता है। क्या कहा? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो ड्यूरेशन होता है उसको हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। क्लियर हो कॉन्सेप्ट वाला? अब बात कहते हैं कि इस अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि इस ड्यूरेशन में, पूरे साल भर में जो रेजिडेंट अर्न करते हैं बाय ऑल फैक्टर ऑफ इनकम, अगर हम उन सब का एग्रीगेट कर देते हैं तो नेशनल इनकम बनता है। अब समझो ऑल फैक्टर ऑफ इनकम होता क्या है। कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था फैक्टर ऑफ इनकम के बारे में कि हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड एक फर्म या बिजनेस को, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करता है। बदले में जो फर्म है या जो बिजनेस है वो हाउस होल्ड को लैंड के बदले रेंट देना पड़ता है, लेबर के बदले में उसको वेजेस देना पड़ता है। वेजेस मतलब होता है दहाड़ी या वेजेस या सैलरी देना पड़ता है, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट देना पड़ता है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये अर्निंग है, और इन्हीं अर्निंग को बोला गया है ऑल फैक्टर ऑफ इनकम अर्न बाय। अब अर्न कौन कर रहा है? जो नॉर्मल रेजिडेंट है कंट्री के, इसको अर्न कौन कर रहा है? नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट की भी डेफिनेशन देखेंगे है क्या, बट आप समझ लो नॉर्मल रेजिडेंट यानी कि हम और आप लोग हो गए अभी के तौर पे। अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, ये सब अर्न कर रहे को नॉर्मल रेजिडेंट। टाइम ड्यूरेशन क्या है? टाइम ड्यूरेशन है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का टाइम ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन में जो भी नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करते हैं रेंट के थ्रू, वेजेस के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू, उन सब का अगर हम एग्रीगेट कर देते हैं, इन सब का एग्रीगेट कर देते हैं तो कहलाएगा हमारा नेशनल इनकम। आई होप डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। अब बात करें कि सर ये नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट यानी कि आप और मैं? हाँ जी, बिल्कुल लगभग सही समझा। नॉर्मल रेजिडेंट मतलब आप और मैं ही, और थोड़ी सी डेफिनेशन में और एड ऑन होता है इसमें। कहता है हु ऑर्डिनरली रिजाइड इन इंडिया, जो कि रेजाइड रहता है इंडिया के अंदर 1 साल से ज़्यादा, में और मे नॉट बी अ सिटीजन, हो सकता है कि वो सिटीजन हो सकता है वो सिटीजन ना हो।
और आपको पता है सिटीजन के ऊपर तो अलग से है, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक का सिटीजन कहाँ किसे गया है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंडिया में ऐसा कोई वैलिड पासपोर्ट है या आधार कार्ड है जिसका ऑथेंटिक वेरिफिकेशन वो कह दो कि ये हम इसके थ्रू प्रूव हो जाएंगे कि हम इंडिया का सिटीजन है, क्या अभी तक है कोई इंडिया में? अभी तक इंडिया के अंदर ऐसा कोई पेपर नहीं है जो कि ये ऑथेंटिक है कि हाँ आप इंडिया के सिटीजन ही हो। ठीक है, हाँ पासपोर्ट कहा जाता है बट ऑफिशियली भी कोई डिक्लेयर्ड ऐसा नहीं करा गया है। इवन द आधार कार्ड अगर आप पीछे पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा है कि ये एज अ सिटीजनशिप की तरह कंसिडर नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट कहा किसके है? हु ऑर्डिनरी रिजाइड इन इंडिया मोर देन 1 ईयर मे और मे नॉट बी सिटीजन। हो सकता है वो सिटीजन हो सकता ना हो, बट शर्त ये है कि वो 1 साल से ज्यादा रहता हो तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। और साथ ही एक और कंडीशन है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करना चाहिए, यानी कुछ प्रोडक्शन लाई करना चाहिए, कुछ खर्चा वर्चा इन सब के रिगार्डिंग लाई करना चाहिए। इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर लाई करता हो तो वो नॉर्मल रेजिडेंट का हिस्सा कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट? अब बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड किन को करेंगे। इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी अब्रॉड, जैसे कि अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है वैसे ही इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में भी होगी। अब क्या होता है कि जो इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है, जो भी इंडियंस वहाँ काम कर रहे हैं वो भी पार्ट कहलाएगा नॉर्मल रेजिडेंट का। जो भी इंडियन अमेरिकन एम्बेसी में है वो भी पार्ट होगा किसका? नॉर्मल रेजिडेंट का। कौन पार्ट नहीं होगा? जो फॉरेनर है वो पार्ट नहीं होगा। अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है इंडिया में, हमको पता है कि इंडिया में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो वर्ल्ड के कंपैरेटिव, जैसे अमेरिका हुआ, इन सब का कंपैरेटिव चीपेस्ट है। आप यकीन मानना वर्ल्ड में, दुनिया में मेडिकल ट्रीटमेंट इतना महंगा है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अमेरिका जैसे शहर में तो मतलब अमेरिका में तो अफोर्ड कर ही नहीं पाओगे, इतना महंगा है। तो वहाँ से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके इलाज करवा लेते हैं। अब तुम कहोगे सर क्या इंडिया इधर है एजुकेशन, मतलब वो भी हेल्थ में आप देखो प्राइवेट और गवर्नमेंट। प्राइवेट में हमारे यहाँ टॉप क्लास फैसिलिटी है, ये भूल जाने के नहीं है, टॉप क्लास फैसिलिटी है हॉस्पिटल में। और एक और चीज़, अगर गवर्नमेंट की बात करो तो गवर्नमेंट में एग्जाम्पल है एम्स का, तो उसमें भी टॉप क्लास है। फॉरनर और सेकंड थिंग, कमिंग फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता हो या कोई स्टूडेंट हो, ठीक है, हाँ ये जरूर होगा कि अमेरिका नहीं आएगा पढ़ने के लिए, हो क्यों? ठीक है, हमारे यहाँ के वैसे भी इतने बीट कर देंगे IITN और ये सब कि जगह ही नहीं देंगे, साला भागो यहाँ से तुम। फिर आते हैं एम्बेसडर। जो भी एम्बेसडर है वो पार्ट नहीं होगा किसका? नॉर्मल रेजिडेंट का ऑफ अदर कंट्री। तो ये 4 चीजें हैं इसमें। क्या? नेशनल इनकम इज व्हाट? ऑल फैक्टर ऑफ इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। कहा कैसे गए नॉर्मल रेजिडेंट? जो कि 1 साल से ऊपर रहता हो और जिसका इकोनॉमी इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर लाई करता हो। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी इंटरेस्ट कहीं और लाई कर रहा हो और यहाँ पर रह रहा हो, इकोनॉमी इंटरेस्ट भी लाई करो तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। आइए, नेशनल इनकम को मेजर किससे करा जाता है? मेजर्ड इन टर्म ऑफ जीडीपी। जो नेशनल इनकम है उसको मेजर्ड करते हैं जीडीपी के टर्म में, और उसके ही कुछ वेरिएंट हैं, जैसे कि एनडीपी हो गया, जैसे कि जीएनपी हो गया, जैसे कि एनएनपी हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जीडीपी के वेरिएंट है। आगे विस्तार में समझेंगे और बहुत बेसिक तौर पे समझाऊंगा कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये होता क्या है, कैसे निकालते हैं। कई बच्चों को इसमें इतना कंफ्यूजन होता है, बट आपके आशीष सर है करवाने के लिए, आराम से समझाएंगे, डू नॉट वरी। और नेशनल इनकम बेस्ड ऑन, या तो हम फैक्टर कॉस्ट पे निकाल सकते हैं या मार्केट प्राइस पे निकाल सकते हैं। ये 2 शब्द आए हैं। फैक्टर कॉस्ट किसे बोला गया है और मार्केट प्राइस किसको बोला गया है, इसको समझिए।
मार्केट प्राइस, प्राइस दैट कंज्यूमर पे टेक इनटू अकाउंट, देखो प्राइस दैट कंज्यूमर पे एट लास्ट, जैसे कि मैं ब्रेड खरीदने जाता हूँ, ठीक है, उस ब्रेड खरीदने के लिए मैंने मानो कि एक ब्रेड खरीदा 50 रुपीज़ का, क्या वो प्रोडक्शन से वो क्या 50 रुपीज़ का आया होगा? नहीं, वो होगा कि वो 30 रुपये का निकला होगा और आते आते 30 रुपये का होगा और आते आते उसका जो प्राइस है वो 50 रुपये हो गया होगा। मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट में जो कंज्यूमर पे करता है उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। प्राइस दैट कंज्यूमर पे, यानी कि कंज्यूमर यानी कि मैं, आप जो कि कंज्यूम करते हो उसे बोलेंगे कंज्यूमर पे। क्लियर कॉन्सेप्ट बेटा? देन टेक इनटू अकाउंट, अब कंज्यूम मार्केट प्राइस में किसको इंक्लूड करा जाता है और किसको नहीं? मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करा जाता है और सब्सिडीज को इंक्लूड करा जाता है। आइए समझिए ये है क्या कॉन्सेप्ट। सपोज दैट, मान लेते हैं एक पेन है, ठीक है, इस पेन की कॉस्ट पड़ती है यानी कि 10 रुपये, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ता है 10 रुपीज़, जो कि एक फर्म तैयार करती है या कोई बिजनेस एंटिटी तैयार कर रही है। अगर इसके साथ 5% मानो इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहा है, कितना? 5%, मतलब 5% नहीं, यानी कि 5 रुपये इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्लूड कर ले रहा हूँ। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है पूरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर देता हूँ। अब ये कंज्यूमर को कितना पड़ेगा? ये कंज्यूमर को पड़ेगा 15 रुपये का। बट गवर्नमेंट ने आए और गवर्नमेंट ने कहा ये देखो ये बच्चों के लिए ना ये असेंशियल थिंग है, इसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो एक काम करो, इसमें जो अब टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को तो नहीं कर रही, वो कह रही है कि जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कंपनी है, जो फर्म है, उस पर हम इस प्रोडक्ट को पूछा कि भैया एक पेन बनने कितना कॉस्ट पड़ता है, तो उसने बोला 10 रुपये पड़ता है। तो एक काम करते हैं, जो गवर्नमेंट है वो इनको 3 रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, 3 रुपये की क्या सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है, माइनस का 3 रुपीज़, यानी कि जो टोटल कॉस्ट निकला, अब क्योंकि अब इस एंटिटी को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो 7 रुपये पड़ रहा है, अब 10 रुपये नहीं पड़ रहा, क्योंकि 3 रुपये तो गवर्नमेंट दे रही है ना इसको, तो 3 रुपये सब्सिडीज हो गया। तो फाइनली जिस रेट पे, यानी कि 10, 5 माइनस का 3, यानी कि 12 रुपये में हमको मिला है, इसे बोलेंगे मार्केट प्राइस। बहुत ही आसान तौर पे समझा रहा हूँ ये चीज़, और यही एग्जांपल मैं आगे भी लेके आऊँगा, और इसी के तौर पे हम जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्या था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी फर्म किसी प्रोडक्ट को निकालने के लिए जो भी उसका पैसा लगा उस चीज़ को बनाने के लिए, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर 5 रुपये मानो इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है, और माइनस का 3 रुपीज़ सब्सिडीज गवर्नमेंट दे देती है। तो फाइनली इसको कितने का, हमको कितने का पड़ेगा? मार्केट प्राइस पे कितने का पड़ेगा? 12 रुपये का पड़ेगा। तो इसी को बोला गया मार्केट प्राइस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी, मार्केट प्राइस टेक इनटू अकाउंट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ये दोनों के दोनों अकाउंट करा जाएगा, दोनों के दोनों कंसिडर करा जाएगा अगर हम मार्केट प्राइस पर निकाल रहे हैं। भाई आपको तो मिल रहा है ना प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, बट उससे पहले गवर्नमेंट ने तो सब्सिडी दी होगी, उससे पहले उस प्रोडक्ट पे भी तो टैक्सेस लगा होगा, तो वो दोनों के दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज काउंट होता है किसमें? मार्केट प्राइस पे। क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है। नाउ कम टू द फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कहा किसे गया है? फैक्टर कॉस्ट कहा किसे गया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय फर्म when producing goods and services। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी कॉस्ट लगती है बनाने के लिए किसी भी फर्म को, ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या तो गुड्स हो या सर्विसेज। जैसे कि गुड्स है 10 रुपये, कोई सर्विसेज भी दे रहा होगा, क्या पता कोई 9 रुपीज़ में टीचिंग का सेल कर रहा होगा, 10 रुपये में टीचिंग सेल कर रहा होगा, कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करने का या किसी भी चीज़ का, तो वो सर्विसेज के तौर पे मान लेते हैं। तो कोई भी फर्म जो उसको इनकर्ड लगता है किसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय फर्म व्हेन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसी को बोलेंगे क्या, अब इस चीज को बोलते हैं क्या, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। व्हाट वी कॉल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट के नहीं। इस फैक्टर कॉस्ट में मैंने कहा था, देखो इस फैक्टर कॉस्ट में क्या सब्सिडी इंक्लूड हुई थी, हाँ बिल्कुल हुई थी। मैंने कहा था ना 3 रुपए की सब्सिडी दे दी गई थी। तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर सब्सिडी इंक्लूड होती है, बट फैक्टर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होता। मतलब इसको मेरे को पहले लिख देना चाहिए था। फैक्टर कॉस्ट में यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट 3 रुपए की सब्सिडी दे रही है, तो सब्सिडी फैक्टर कॉस्ट का पार्ट बनेगा। सब्सिडीज, ध्यान रखो, सब्सिडीज 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 फैक्टर कॉस्ट का पार्ट बनेगा, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बनेगा। इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस बात को एक फॉर्मूला छोटा सा प्यारा सा, आइए समझिए क्या है। लिखा है फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस का सब्सिडीज। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस का सब्सिडीज। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने सीखा। मैं आपको एक पेन वाले एग्जांपल से ही लेके चलता हूं। मान लेते हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो आई थी 10 रुपये, जिससे हमने फैक्टर कॉस्ट बोला गया था, ठीक है। फिर बाद में 3 रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी थी गवर्नमेंट ने, और 5 रुपये का इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिया था। तो लास्ट में हमारा को 12 रुपये का वो प्राइस पड़ गया था। जो 12 रुपये का प्राइस पड़ा था उसको हमने बोला मार्केट प्राइस, ठीक है। अब थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन आती है ना आपको, मैं मान के चलता हूँ आती है, क्योंकि आशीष सर के स्टूडेंट को। तो कहा क्या, फैक्टर कॉस्ट जो निकलेगा आपका वो मार्केट प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और प्लस करना पड़ेगा सब्सिडीज को। इसी को बोला गया है फैक्टर कॉस्ट। और आप देख रहे होंगे, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, मार्केट प्राइस माइनस का इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये माइनस और माइनस होकर प्लस जाएगा, देखो माइनस और माइनस होकर प्लस हो गया यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला आपको एग्जाम्पल से समझ में आ चुका है। अब रटने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब। क्या कह रहा हूं, ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया है कि कॉन्सेप्ट कैसा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। 3 रुपए के 10 रुपए का फैक्टर कॉस्ट, या जिसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, और 3 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, 5 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लिया गया, लास्ट में जो प्राइस मिला दैट इज कॉल्ड द मार्केट प्राइस। अब बात करते हैं डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में। डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी होती क्या है, ये एक ही टर्म में, अलग नहीं है। लैंड और सी बाउंड्रीज आर द कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक। हमको पता है 12 नॉटिकल, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है उससे 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, वो पूरा का पूरा इंडिया का टेरिटरी का हिस्सा कहलाएगा। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन चालू हो जाती है। फिर एयरक्राफ्ट, जो भी एयरक्राफ्ट है, जो भी शिप्स है जो कि ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, जो कि ऑपरेट करता हो, कौन, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ऑपरेट करता हो, पूरा पूरा संभालता हो, वो भी पार्ट किसका होगा, वो भी पार्ट होगा डोमेस्टिक टेरिटरी का। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका शिप यहाँ पर है, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री से बाहर है, तो क्या वो
इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा कहलाएगा कि नहीं आएगा, उससे जो भी इनकम जनरेट होगा क्या वो इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो समझना कि जो भी एयरक्राफ्ट होता है, जो भी शिप्स होते हैं, ठीक है, ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, वो भी पार्ट होगा किसका, डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। देन एम्बेसी और कंसल्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेटिंग अब्रोड, जो भी एम्बेसीज होगी, जो भी कॉन्सुलेट्स हुए, जो भी एम्बेसी और जो भी कॉन्सुलेट जो बाहर ऑपरेट कर रही है, मतलब इंडिया के टेरिटरी के बाहर, ठीक है, वो भी पार्ट होगा डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी का। भी रिमेंबर दैट डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी का भी पार्ट है कौन, एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स। फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया नॉट अ पार्ट ऑफ इट। जैसे इंडिया के अंदर, जैसे दिल्ली में एक जगह है चाणक्यपुरी, वहाँ पर बाहर के जैसे इंडिया अमेरिका की एम्बेसी आके रहती है, अमेरिका का एक घर है मान लेते हैं, और उस जगह अमेरिका का घर है, यहाँ पर दिल्ली में चाणक्यपुरी ही शायद जगह है जहाँ पर एम्बेसी रहती है। तो वो जो पार्ट है इंडिया के अंदर, वो इंडिया का हिस्सा नहीं कहलाएगा, याद रखना, वो इंडिया का हिस्सा नहीं कहलाएगा। इवन इंडिया का कोई भी बंदा उस एम्बेसी के अंदर जाने के लिए पहले अमेरिका से परमिशन लेना पड़ेगा, देन उनको अंदर जाना पड़ेगा। सिमिलर इन केस में अगर हमारी एम्बेसी जैसे यूएस के अंदर है, तो यूएस में का कोई भी बंदा अगर इंडियन एम्बेसी के अंदर जाना चाहता है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है, इंडिया वालों से। तो फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया नॉट अ पार्ट ऑफ इट। यहाँ पर दो वर्ड आए थे, एक आया था एम्बेसीज और एक आया था कॉन्सुलेट्स। इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, आइए समझिए। ओ आई थिंक शायद मैंने चलो बता देता हूँ। एक सेकंड रुकना बेटा आप। क्या चीज़ है कि इमेज से वो चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, इसलिए मैंने आपके सामने इमेज रख दिया गया है। एम्बेसी और कॉन्सुलेट में बेसिकली डिफरेंस क्या है? एम्बेसी क्या होता है? लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी। जैसे अमेरिका की एम्बेसी सिर्फ और सिर्फ जो लोकेटेड होगा वो दिल्ली के अंदर ही है, ठीक है, बट उनके जो कॉन्सुलेट्स हैं वो मेजर सिटीज़ में या मेजर रीजन में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई अमेरिकन सिटीजन जैसे कि पुणे गया, चेन्नई गया, ठीक है, या बेंगलुरु गया, वेस्ट बंगाल गया, ऐसे ऐसी जगह में क्या अगर उसको वीज़ा के रिगार्डिंग या कोई पासपोर्ट के रिगार्डिंग अगर कोई मदद चाहिए तो क्या वो हर बार दिल्ली भागेगा? अमेरिकन जो भी यहाँ पर उनके एम्बेसी है उनके पास जाएगा, कहाँ भाई ये काम करवा दो, हमारी ये काम करवा दो, ऐसे जाएगा? नहीं। क्या होता है कि आप इसको कह सकते हो अमेरिका के ही थोड़ा जो फर्दर एक्सटेंशन जो बात करी जाती है उसी को बोलते हैं कॉन्सुलेट। जो फर्दर ड्यूटीज दी जाती है कि एम्बेसी तो मेन है सेंटर, उसके अंदर जो पार्ट होगा छोटे छोटे से उसको कॉन्सुलेट। लोकेटेड असिस्ट सिटीजन अब्रोड, जो कि बाहर की जो भी सिटीजन मतलब जो अब्रोड के लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको कोई भी मदद चाहिए, कोई भी असिस्ट चाहिए तो हेल्प करेगी कौन? कॉन्सुलेट। जैसे कि वीज़ा के रिगार्डिंग हो, पासपोर्ट के रिगार्डिंग हो। अगर इमरजेंसी कोई हेल्प चाहिए, मान लेते कोई अमेरिका आया, पुणे में आया और इमरजेंसी में उसको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो वीज़ा के रिगार्डिंग या कुछ भी कोई इशू होगा तो क्या होगा? वो तुरंत ही कॉन्सुलेट के पास जाएगा। और कॉन्सुलेट बंदा कौन होगा? जाहिर सी बात है अमेरिकन ही होगा।
अमेरिकन होगा और वो हेल्प करेगा इस बंदे की कि यहाँ से लेके उसको बाहर विदेश भेजने के लिए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सुलेट। एम्बेसी और कॉन्सुलेट में मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो इसको और पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। क्या इतिहास रहा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। फर्स्ट अटेम्प्ट, जो सबसे पहली बार जिसने बताया था, उनका नाम है दादा भाई नारोजी, 1868। क्या दादा भाई, साथ के साथ लिखिए मेरे साथ, दादा भाई नारोजी ने सबसे पहली बार नेशनल इनकम बताया था। और उनके द्वारा जो नेशनल इनकम इंडिया की आई थी वो 20 रुपये पर पर्सन आई थी। कितने भाई? 20 रुपीज आया था पर पर्सन। कब की बात कर रहे हैं? 1868 में भाई, तब 20 रुपये बहुत मायने होगा। फर्स्ट साइंटिफिक मेथड यूज्ड, और जो पहली बार साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करा गया, किन्होंने करा था? VKRV। क्या नाम है? ये तो पहला हो गया। दूसरी बार VKRV राव ने पहली बार साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करा टू कैलकुलेट फॉर व्हाट द टू कैलकुलेट ऑफ व्हाट नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए VKRV राव ने सबसे पहली बार साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करा टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। और उनके हिसाब से 62 रुपीज इंडिया की 62 रुपीज इंडिया की नेशनल इनकम आई थी। और कब की बात कर रहे हैं? 1932 की बात कर रहे हैं। पहली बार 1868 में, दूसरी बार 1932 में। थर्ड टाइम जो तीसरी बार बोला गया, बताया गया था, PC महालनोबिस। PC महालनोबिस अपने आप बहुत बड़े हस्ती हैं। महालनोबिस जो कि हेड होते हैं किसके? नेशनल इनकम कमेटी के। ये कौन है? हेड है किसके? नेशनल इनकम कमेटी के हेड हैं। अभी के भी याद करो, नेशनल इनकम कमेटी के हेड हैं कौन? PC महालनोबिस। वो जो कि अपॉइंटेड होते हैं कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। और अपनी रिपोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम रिपोर्ट पब्लिश करते हैं 1951 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। उनके हिसाब से जो पूरी के पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो नेशनल इनकम हुआ करती थी वो थी 8,710 रुपये। अप्रॉक्स कितना? 8,710 रुपये नहीं, 8,710 करोड़ पूरे इंडिया की नेशनल इनकम थी। और पर कैपिटल इनकम की बात करूं, यानी पर पर्सन की कैपिटल इनकम की बात करूं, तो 225 रुपये निकल के आया था। कितना? 225 रुपीज पर पर्सन की। अब PCI कैसे निकालते हैं? जैसे कि नेशनल इनकम, अगर मैं नेशनल इनकम को डिवाइड करता हूं इंडिया की टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारा PCI निकल के आ जाएगा। और 1951 में जो PCI था, यानी पर कैपिटल इनकम था हर एक पर्सन का, वो कितना था? 225 रुपये, यानी 225 रुपीज। पहली बार आया 1868 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर ठीक है, फिर साइंटिफिक मेथड कौन निकाल के आया? VKRV राव। 1931-32 की कहानी थी। उनके द्वारा कितना आया? 62 रुपये आया था। पहला कितना? 20, 20, फिर 62 और फिर 225 आया था। किसके द्वारा? PC महालनोबिस। फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट बताया जाता है जिन्होंने दिया, कौन? PC महालनोबिस। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? और इनके द्वारा कितना पर कैपिटल इनकम है? 225 रुपीज। अब आते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ GDP एंड नेशनल इनकम इन इंडिया। लेटर ऑन टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग GDP इज गिवन टू CSO। और बाद में जो GDP का जो काम दे दिया गया था, किसको दे दिया गया था? CSO को दे दिया गया था। इन 1955 नेशनल इनकम एस्टिमेटेड compiled by CSO based on data compiled by नेशनल सैंपल सर्वे। इस स्पेलिंग को ठीक कर लेना अगर आप लिखोगे इससे, बाय NSSO के द्वारा।
इसका मतलब क्या है कि एनएसएसओ, ठीक है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में डाटा को कलेक्ट करेगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में डाटा कलेक्ट करेगा। और डाटा कलेक्ट करने के बाद इसका काम बस इतना था कि डाटा कलेक्ट करने का। डाटा कलेक्ट करा, डाटा कलेक्ट करने के बाद ये जाता है रिपोर्ट सीएसओ के पास, और सीएसओ इसी डाटा को कंपाइल्ड करके वो नेशनल इनकम बताती है कि वे नेशनल इनकम हमारे यहाँ के इतनी है। कब की बात करें? 1955 तक से चलता रहा। बट 2019 में क्या होता है कि सीएसओ और एनएसएसओ को दोनों को एड ऑन कर देते हैं। सीएसओ और एनएसएसओ दोनों को मर्ज कर देते हैं और फिर बनाते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ बना देते हैं। क्या बनाते हैं? इन दोनों को मर्ज करके 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज कर दिया जाता है और बनता क्या है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एमओएसपीआई के अंडर में है। किसके? एमओएसपीआई के अंडर में है। अब एनएसओ, सुनना, एनएसओ कंप्यूट नेशनल इनकम बेस्ड ऑन 3 सेक्टर, 3 सेक्टर के बेस्ड पर है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी। अब यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का कॉन्सेप्ट, मतलब जो हम निकालते हैं नेशनल इनकम, वो 3 सेक्टर पे, कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हमने अच्छे से पढ़ रखा है। एक और चीज, VKRV राव के द्वारा पहली बार प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डिवाइड करा गया था इंडिया में। VKRV राव के द्वारा पहली बार इंडियन इकोनॉमी को दो फर्दर पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया गया था। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। अगले सेशन में हम जीडीपी, जीएनपी, इन सब के बारे में ब्रॉडली डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।